हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 है आपका रिसर्च डिज़ाइन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक यही है, रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है एक ऐसा प्लान बनाना या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो पूरी रिसर्च प्रोसेस को लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप वे में बताए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वे में ऑर्गेनाइज करें। तो दैट इज़ आपका रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? इट सर्व्स एज अ ब्लू प्रिंट दैट आउटलाइंस द प्रोसीजर्स फॉर एवरी स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो ये एक ब्लू प्रिंट की तरह होता है जिसमें रिसर्च के हर स्टेप का प्लान होता है। तो ये बताता है व्हाट इज़ टू बी स्टडीड, मतलब क्या स्टडी करना है ये बताता है। और उसके बाद हो गया कि हाउ द डाटा विल बी कलेक्टेड, द डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे इसके लिए, जैसे कि कोई सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये सब हो गया। नेक्स्ट हो गया what models will be used for the analysis, what methods will be used for analysis। तो इसका क्या मतलब होगा? डेटा को समझने के लिए कौन से मेथड यूज़ होंगे, जैसे ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, तो ये सब वगैरह वगैरह ये सब हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर हाउ द रिजल्ट विल बी इंटरप्रेटेड। तो रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसका मतलब कैसे समझेंगे। तो दैट इज़ आपका ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो एक अच्छा जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो इंश्योर करता है कि डाटा कलेक्ट हो रहा है वो रेलेवेंट हो या फिर रिलेटेड हो रिसर्च क्वेश्चन से, और करेक्ट मेथड जो है उसके अंदर वो यूज़ किया गया हो, एक एप्रोप्रिएट मेथड उसके अंदर यूज़ किया गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन का पर्पस है जो है रिसर्च डिज़ाइन बनाना बिना रोड मैप के जर्नी पर जाने जैसा है। तो इसके लिए हम जैसे पर्पस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका पर्पस। तो सबसे पहला है इसके अंदर नंबर 1 पे गाइडेंस फॉर रिसर्च। तो गाइडेंस फॉर रिसर्च का मतलब है, तो रिसर्च डिज़ाइन एक क्लियर डायरेक्शन देता है रिसर्चर को। तो जो उसका हर एक स्टेप जो होता है वो प्लान्ड होता है, इसमें जिससे बीच में कन्फ्यूजन नहीं होती। तो एक और मतलब क्या करना है, ठीक है, तो इसके ये बताता है कि मतलब हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब पहले से ही डिसाइड कर लेता है। तो दैट इज़ आपका उसका पहला पर्पस है गाइडेंस फॉर रिसर्च। सेकेंड है इंश्योर्स क्लैरिटी। तो इंश्योर्स क्लैरिटी का ये मतलब है रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करने का बेस्ट तरीका दिखाता है। अब जब डिज़ाइन क्लियर होता है तो रिसर्चर को ये पता होता है कि किस मेथड से हमें काम करना है, तो कन्फ्यूजन और डाउट दोनों ही कम हो जाते हैं इससे। अब नेक्स्ट है लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चंस से लेकर डाटा कलेक्ट करने तक और उसके एनालिसिस तक एक लॉजिकल फ्लो होता है। ठीक है, तो हर स्टेप एक दूसरे से प्रॉपरली लिंक्ड होता है। अब जैसे कोई भी पहला स्टेप है तो वो दूसरे किसी स्टेप से प्रॉपरली लिंक होगा। अब रैंडम काम नहीं होता है इसके अंदर, जैसे सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर एक पूरा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। तो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स का मतलब है रिसर्च में कई बार ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जो कुछ फैक्टर्स होते हैं रिजल्ट में अफेक्ट करें तो वो होते हैं वेरिएबल्स। तो ये क्या करता है? रिसर्च डिज़ाइन हेल्प करता है कि इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करने में। अब इससे क्या होता है? इससे इंश्योर होता है कि रिज़ल्ट ओरिजिनल रीज़न की वजह से ही है, किसी आउटसाइड फैक्टर हो गया उसकी वजह से नहीं आ रहा, जो ओरिजिनल जिस चीज़ के लिए मैंने रिसर्च करी है उसी से आया है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट्स। तो रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट्स मतलब हो गया जब रिसर्च प्रॉपर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होती है तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो रिलायबल। रिलायबल मतलब हो गया बार बार रिपीट करने पर सेम रिजल्ट है, तो मतलब एकदम ठीक हो, एकदम ऑथेंटिक हो। नेक्स्ट हो गया वैलिड, जो मेजर करना था वही एक्यूरेटली मेजर हो, तो ये वैलिड हो गया। एंड देन बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन, जो वो होता है हेल्प करता है रिसर्चर को मिस्टेक्स, कोई सी भी गलती वलती करने से ये बचाता है रिसर्चर को। तो ये इसके थे पर्पस रिसर्च डिज़ाइन के। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। अब अच्छी रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसके अंदर होता है एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन वो होता है जो रिसर्च को एक इफेक्टिव बनाए, ठीक है, इफेक्टिव बनाए, एफिशिएंट बनाए और वैलिड बनाए। तो चलिए देखते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं एक करके। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब उसके ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। ठीक है, तो क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके रिसर्च क्वेश्चंस एकदम क्लियर होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ही पूरा रिसर्च का डायरेक्शन डिसाइड करता है।
पूरा डायरेक्शन ऑफ फोकस जो होता है पूरी रिसर्च का, यही ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। अब बिना इन ऑब्जेक्टिव्स के रिसर्चर कंफ्यूज हो जाता है कि रिसर्च इरेलेवेंट भी बन सकती है विदाउट, अगर ऑब्जेक्टिव उसके क्लियर नहीं होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्च उसकी हो सकती है वो इरेलेवेंट बन जाए या फिर स्कैटर्ड हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल अगर इसका देखें तो अगर स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी के बीच का रिलेशनशिप देखना है, तो रिसर्च डिज़ाइन को ये दिखाना चाहिए कि स्ट्रेस जो है वो कैसे कैसे स्ट्रेस मेजर करेंगे और कैसे प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दैट इज़ वर्क ऑफ रिसर्च। तो ये आपका एक एग्जांपल था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, दैट इज़ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन में ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिससे गलती हो गई, बायस हो गई या मिसलीडिंग रिजल्ट्स ना हो, एरर, बायस और मिसलीडिंग रिजल्ट्स ना आए उसके अंदर। तो जब डाटा एक्यूरेट होता है तभी वो रियल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। जब एक्यूरेसी इंश्योर दैट डाटा कलेक्टेड ट्रूली रिफ्लेक्ट्स अ रियलिटी बीइंग स्टडीड, जो एकदम ठीक चीज़ हो, रियल सिचुएशन जो हो वही रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया, अगर चूजिंग द राइट सैम्पल साइज एंड यूजिंग अनबायस्ड क्वेश्चंस डूइंग सर्वे हेल्प इम्प्रूव एक्यूरेसी। तो राइट सैम्पल साइज अगर हम चूज़ करेंगे, एक अनबायस्ड क्वेश्चन चूज़ करेंगे जिसके अंदर कुछ हमारा पर्सनल बायस नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, हम नॉर्मल रह के चूज़ करेंगे क्वेश्चंस ड्यूरिंग सर्वेज के टाइम पे, तो उससे क्या होता है, एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी, इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। तो रिसर्च डिज़ाइन रिलायबल तब होता है जब उसे सेम कंडीशंस में बार बार रिपीट करने पर भी सेम रिजल्ट मिले। तो इफ़ इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स व्हेन द स्टडी इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस। तो एक चीज़ को, ऐसे एक कंडीशन कोई भी है तो उसके अंडर अगर उसको बार बार किसी चीज़ को करेंगे तब भी वो सेम रिजल्ट है, तो दैट इज़ रिलायबिलिटी। तो इससे पता चलता है कि रिसर्च स्टेबल है और किसी ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। तो रिजल्ट ऐसा नहीं हो रहा कि कोई पर्टिकुलर कोई ग्रुप अगर निकाल रहा है रिजल्ट तो उसका अलग कुछ आ रहा है और दूसरा भी सेम कंडीशन सेम चीज़ों का मिल रहा है तो उसका कुछ आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो रिलायबिलिटी में दोनों का फिर सिमिलर रिजल्ट ही आना चाहिए। अब इसका एग्जांपल है, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड विद अ न्यू ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स द आउटकम्स शुड बी सिमिलर इफ़ द रिसर्च डिज़ाइन इज रिलायबल। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जो मेजर करना चाहते हो ना, तो क्या आप वही मेजर कर रहे हो। तो व्हाट वी वांट टू मेजर, व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ठीक है, तो उसके इट इंक्लूड्स होता है, इंटरनल वैलिडिटी भी होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होती है। तो उसके अंदर होता है, इंटरनल में क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन इज़ ट्रू, और एक्सटर्नल के अंदर जैसे इंटरनल में होता है ये देखते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप सही भी है या नहीं है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो रिसर्च डिज़ाइन ये प्रूफ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो देखते हैं कि प्रूफ हो भी रहा है नहीं हो रहा। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, तो क्या रिजल्ट, तो इसमें क्या पता लगाते हैं हम, क्या रिसर्च के रिजल्ट्स को बाकी लोगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब क्या ये रिजल्ट जो है एक ग्रुप के लिए वैलिड है, या फिर जब इसके अंदर कोई भी इसको करे तो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए वैलिड। तो ये देखते हैं रिजल्ट्स का, इसका यही हो गया, रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड। अब ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो इफ़ अ स्टडी क्लेम्स टू मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन बट ओनली अबाउट सैलरी इट मे लैक वैलिडिटी। ठीक है, तो अगर हम जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं तो और सिर्फ सैलरी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डिज़ाइन इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन और भी चीज़ें पे डिपेंड करता है, जैसे वर्क एनवायरनमेंट भी हो गया, प्रमोशन हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, तो सारे फैक्टर्स हमें इंक्लूड करने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो न्यू डेटा, नए ट्रेंड से चैलेंजेस के आने पर मॉडिफाई हो सके। ठीक है, तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती हैं, तो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो एडजस्ट हो सके बिना प्रोसेस को ऐसे कुछ एक्सट्रीम चेंज किए। हल्का सा मॉडिफाई करेंगे तो वही ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि उस सारी चीज़ों में वो एडजस्ट हो जाए। तो इफ़ ड्यूरिंग इंटरव्यूज न्यू पैटर्न्स इमर्ज द डिज़ाइन शुड अलाउ एडिंग फॉलोअप क्वेश्चंस। तो यही है इसके अंदर कि अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो और बीच में कुछ नए पैटर्न से इश्यूज सामने आते तो डिज़ाइन ऐसा हो जो आपको फॉलोअप क्वेश्चंस ऐड करने की परमिशन दे। ठीक है, तो दैट इज़ आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इकॉनमी। अब इकॉनमी क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइम, मनी, मैन पावर, रिसोर्सेज
इसका सही यूज़ हो, इसका एफिशिएंट यूज़ हो या फिर इसका सही यूज़ करें। तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स अवॉइड वेस्टेज एंड इंश्योर दैट प्रोडक्ट रिमेन्स विद इन द बजट। तो ये क्या करेगा, इससे क्योंकि वेस्टेज होगी वो कम होगी, अवॉइड करेगा वेस्टेज, और ये भी इंश्योर करेगा प्रोजेक्ट जो है वो विद इन द बजट, जो हमारा बजट हमने जो बनाया है उसके अंदर हो जाए। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सिलेक्टिंग ऑनलाइन सर्विस और फिजिकल वंस कैन सेव प्रिंटिंग एंड ट्रैवल कॉस्ट। तो अगर सर्वे लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सर्वे सेलेक्ट करना ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा, इससे प्रिंटिंग और ट्रैवल का खर्चा भी है वो भी सेव हो जाएगा इसके अंदर। अब 7th पॉइंट है जनरलाइजेबिलिटी। तो जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि रिसर्च का रिजल्ट सिर्फ एक छोटी पॉपुलेशन तक लिमिटेड ना हो, बल्कि उससे ज़्यादा लोगों पे अप्लाई किया जा सके। ऐसा नहीं होता कि बहुत कम एक हमने सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप उठाया, सिर्फ उसी पे इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ब्रॉडर पॉपुलेशन पे भी ये काम करे, ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ वेल चूजन सैम्पल एंड अनबायस्ड रिसर्च प्रोसेस। तो ये क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए सैम्पल डाइवर्स होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो रिसर्च प्रोसेस में बायस नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का इसके अंदर बायस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अनबायस ओपिनियन होना चाहिए। तो अगर जैसे अगर आप दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट्स हो, ठीक है, दिल्ली कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि ये रिजल्ट सारे इंडियन स्टूडेंट्स पे लागू हो, तो आपको अलग अलग सिटीज़ हो गई, अलग अलग बैकग्राउंड हो गए, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का सैम्पल लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम दिल्ली के जैसे एक ही कॉलेज के किसी भी पर्टिकुलर एक ही कोर्स के कुछ भी बच्चे उठा लें कहीं से भी, तो उनके बारे में स्टडी करें, तो दैट मे बी इररेलेवेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करना है तो अलग अलग सिटीज़ हो गई, अलग अलग बैकग्राउंड हो गए, तो ये सब इसके अंदर करना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना रिसर्च स्मूथ नहीं हो सकती। अब उसके बारे में बात करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, ये रिसर्च पूरा रिसर्च का बेस होता है, बेस हो गया या फिर फाउंडेशन हो गया आपकी स्टडी का। तो मेन जो चीज़ होती है वो रिसर्च प्रॉब्लम ही होती है, जिसको लेके हम बैठते हैं और उसके बारे में हम और रिसर्च करते हैं। तो ये क्या डिफ़ाइन करता है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट और सॉल्व। तो ये डिफ़ाइन करता है कि अब आप जो है वो क्या स्टडी कर रहे हो और कौन सी प्रॉब्लम या कौन से इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रॉब्लम जो इसकी होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और रिसर्चेबल भी होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल अगर देखें, जैसे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स। तो सोशल मीडिया यूसेज का कॉलेज स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली प्रॉब्लम डिफाइन है, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स, तो क्लियरली आपकी प्रॉब्लम डिफाइन है, ठीक है। तो और ये मेजर भी किया जा सकता है, अगर हम डाटा कलेक्ट करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, सर्वे लें, कुछ भी लें, उसका डाटा जो है वो इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। तो आपका ये हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, तो सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब है, सैम्पलिंग डिज़ाइन डिसाइड करता है कि किस ग्रुप या लोगों को स्टडी किया जाएगा, डिसाइड्स हु और व्हाट विल बी स्टडीड, किस ग्रुप को और क्या स्टडी किया जाएगा। तो ये इन्वॉल्व करता है, हम जैसे फुल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, इसके लिए उसका एक छोटा पार्ट या सैम्पल लेते हैं। और वही हम पूरी इंडिया के बारे में अगर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं पूरी 140 करोड़ लोगों की स्टडी कर रहे हैं, बट ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सैम्पल लेंगे, उसके लिए स्टडी करेंगे उसको लेके। तो सैम्पल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और बायस फ्री। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे हम अपना घर के पास से कोई है तो हम वहीं से थोड़े बहुत लोग उठा लें जो कि हमारी तरह ही हैं, इनका कोई सिमिलर बैकग्राउंड है, हमारी तरह सिमिलर सिटी है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा रिजल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो इसके लिए इंश्योर करना, सैम्पल जो होता है अनबायस होना चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए स्टडी के लिए, जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब इसके अंदर जैसे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। अब इसको हम आगे आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर डाटा कलेक्शन मेथड्स। अब डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन से टूल्स या टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टडी। तो मेथड रिसर्च के टाइप और रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। तो इट शुड बी सूटेबल फॉर द टाइप ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके ना काफ़ी सारे मेथड्स हो गए, जैसे कि सर्वेज हो गया, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब बात करते हैं मेजरमेंट टेक्निक्स। तो मेजरमेंट टेक्निक्स क्या होते हैं, मेजरमेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वेरिएबल्स को एक्यूरेटली मेजर करने के।
अब जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेथड्स यूज टू मेजर वेरिएबल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डाटा। तो ये इंश्योर करता है कि डाटा जो है वो कंसिस्टेंट हो और एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट हो। ठीक है, यूजिंग अ लाइकर्ट स्केल 1 to 5 टू मेजर सेटिस्फैक्शन। अब जैसे कहीं भी आपने कहीं शॉपिंग करने आप कभी गए होगे, कोई मॉल के अंदर हो गया, कहीं पे भी हो गया, तो वो वहाँ पे पूछते हैं कि आप कितने यहाँ पे कितना सेटिस्फाइड हो। आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 उसको यहाँ पे रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ये मेजरमेंट टेक्निक हो गई एक। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज़ डाटा एनालिसिस प्लान। तो इसमें बताया जाता है कि डेटा कलेक्टेड इसमें बताया जाता है कि कलेक्टेड डाटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, हाउ द डाटा विल बी एग्जामिन्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो ये स्टेप पहले से प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट शुड बी डिसाइडेड बिफोर डेटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्ट करें उससे पहले ही इसको प्लान किया जाए। एनालिसिस मेथड्स क्वांटिटेटिव नंबर्स क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, ग्राफ हो गए, या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स, तो क्वांटिटेटिव भी हो गए और क्वालिटेटिव भी हो गए यहाँ पे। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे SPSS टू फाइंड मीन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो मीन, कोरिलेशन, रिग्रेशन हो गया। अब बायोग्राफ से पाई चार्ट होगा डेटा विजुअलाइज करने के लिए। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में बात करें, तो ये एस्टिमेट करता है कि पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कितना टाइम लगेगा, उसको कितना पैसा और कितने रिसोर्सेज लगेंगे। तो ये पूरा डिसाइड करता है कितना हमारा बजट लगेगा और कितने हमारी रिसोर्स प्लानिंग लगेगी, कितना पैसा और रिसोर्सेज लगेंगे, सब डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, दो डिले होते हैं और कॉस्ट ओवररन होती है, मतलब जितना हमने डिसाइड किया उससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाए, ऐसा करने में अवॉइड करता है, टाइमली भी हो जाए और हमारे इन बजट के अंदर भी हो जाए। एग्जाम्पल हो गया, फील्ड विजिट के लिए 2 हफ्ते का टाइम देना और सर्वे प्रिंट करने का कॉस्ट कैलकुलेट करना हो गया। रिसर्चर की सैलरी और ट्रैवल का खर्चा पहले से प्लान करना हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसका 7th पॉइंट है एथिकल कंसिडरेशन। तो रिसर्च को मॉरली और लीगली सही तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स के राइट्स हो गए, प्राइवेसी हो गई, कंसेंट का रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे रिसर्च के अंदर, उनका प्राइवेसी, कंसेंट, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो डाटा हम ले रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम ओपनली कर रहे हैं, उसको ओपनली दे रहे हैं किसी और को, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही थे आपके 7 पॉइंट्स। इसके 7 पॉइंट्स ऑफ हमारा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती है रिसर्च डिज़ाइन की। तो रिसर्च डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस, सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। तो रिसर्च डिज़ाइन एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करता है, जो कि होता है क्लैरिटी लेके आता है रिसर्च प्रोसेस में। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द रिसर्च प्रोसेस। तो ये रिसर्चर को बताता है कि कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी है। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और जो स्टडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस और ऑर्गेनाइज हो जाती है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर्स एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। तो इसका क्या मतलब है, एंश्योर्स एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी का? एक अच्छा डिज़ाइन हेल्प करता है सही और ट्रस्टवर्दी डाटा कलेक्ट करने में। तो प्रॉपर डिज़ाइन से क्या होता है, करेक्ट और एक ट्रस्टवर्दी डाटा हम कलेक्ट करते हैं। अब इससे इंटरनल वैलिडिटी, जैसे अंदर के जो रिजल्ट्स होते हैं एक्यूरेट है या नहीं, और एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई, जो रियल वर्ल्ड्स में अप्लाई हो सकते हैं या नहीं, दोनों चीज़ें, दोनों वैलिडिटी इसके अंदर इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। तो रिसर्च डिज़ाइन आपको पहले से प्लानिंग करने में हेल्प कर देती है। तो इससे क्या होता है, आप जान सकते हो कि किस किस स्टेप के लिए कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो एफिशिएंट वे में यूज़ होते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हो गए, मैन पावर, टूल्स, बजट, ये सभी काफ़ी एफिशिएंट वे में यूज़ होते हैं जब हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया हेल्प्स इन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब ये क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन बताता है कि क्या डाटा जो है, क्या डाटा हमें लेना है, व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज़ टू कलेक्टेड। अब ये डाटा, क्या डाटा लेना है और कहाँ से लेना है, यूजिंग व्हाट टूल्स, और कौन कौन से टूल्स यूज़ करके ये सब डेटा लेने हैं हमें। तो साथ ही ये भी बताता है कि डाटा का एनालिसिस हमने कैसे करना है, तो डाटा को हम कैसे इंटरप्रेट करें, उसको एनालाइज कैसे करें, ये सब इसके अंदर बताता है, हेल्प्स इन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के स्टेप में। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस एरर एंड बायसेस। तो इसमें क्या होता है, जब रिसर्च प्रॉपर्ली डिज़ाइन होती है तो उसमें मेजरमेंट एरर्स हो गई और सैम्पलिंग एरर हो गई और पर्सनल बायसेस हो गई, तो ये सब का चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइजेस पर्सनल बायस, मेजरमेंट एरर्स एंड सैम्पलिंग मिस्टेक हो गया। अब इसका 6 पॉइंट हो गया इंक्रीज क्रेडिटेबिलिटी।
इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। तो उसका मतलब होता है वेल डिज़ाइन रिसर्च जो होती है प्रोफेशनल और साइंटिफिक लगती है। तो जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है, डाटा वैलिड होता है, तो लोग रिसर्च पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इससे रिसर्च जो है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जर्नल, एकेडमिक रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशंस के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा है इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के अंदर सबसे पहला आपका टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब किया जाता है जब किसी टॉपिक के बारे में कम इंफॉर्मेशन होती है, या फिर कोई टॉपिक अगर नया है या फिर वेग है, तो ये तब की जाती है। और इसके अंदर हम बात करें, इसका जो मेन गोल होता है ना, जो हम ये कर रहे हैं, इसका मेन गोल यही होता है कि मेन गोल होता है समझना हो गया, एक्सप्लोर करना हो गया, नए आइडियाज़ और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंडिंग द इशू एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर मोर स्ट्रक्चर्ड फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, चलो अब इसके बारे में अब बात करते हैं आगे। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओपन माइंडेड होता है, मोस्टली क्वालिटेटिव होता है नेचर के अंदर। अब चलिए इसके पर्पस के बारे में बात करते हैं। तो टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसको अच्छे से क्लैरिफाई करना, उसकी क्लैरिटी देखना कि क्या क्या उसके अंदर जो चीज़ें वो ठीक है या नहीं, ये सब पूरा देखना है इसका। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्कवर आइडियाज़, ट्रेंड्स एंड न्यू वेरिएबल्स रिलेटेड टॉपिक। तो नए कॉन्सेप्ट्स हो गए, नए पैटर्न्स हो गए, उनको एक्सप्लोर करना हो गया। उसके बाद हो गया टू हेल्प इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो हाइपोथेसिस जो है फ्यूचर के लिए वो डेवलप करना हो गया। उसके बाद हो गया फ्यूचर रिसर्च के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना हो गया, प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग हो गई अबाउट फ्यूचर कॉन्सेप्ट और सिचुएशन। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। अ कंपनी कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ टू फाइंड आउट वाई कस्टमर स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट। जो कंपनी है उसने इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है ये देखने के लिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेना क्यों बंद हो गया, क्यों लोग नहीं खरीद रहे उसको। तो एन एन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई न्यू बिजनेस कैंपेन इज नॉट वर्किंग। कोई एन हो गया, कोई नया कैंपेन हो रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा उसके लिए। रिसर्च रीडिंग हाउ पीपल फील अबाउट AI इन हेल्थ की। जो AI है हेल्थ केयर में, तो उसके बारे में लोग क्या फील कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए सब। अब बात करते हैं इसके अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इट इज़ कोई इसका फिक्स प्रोसीजर नहीं है इसके अंदर। जो रिसर्चर है वो चेंज कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी बेस्ड ऑन न्यू फाइंडिंग्स। अब जैसे जैसे वो नई चीज़ें फाइंड करेगा तो उसके बेसिस पे वो अपनी रिसर्च को थोड़ा चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अब क्वालिटेटिव इन नेचर नेक्स्ट पॉइंट है। तो क्या इन्वॉल्व करता है, ऑफ्टनली इट इन्वॉल्व्स वर्ड्स एंड फीलिंग्स। तो ज़्यादातर एक क्वालिटेटिव टर्म्स में चलता है रादर देन नंबर्स हो गए, स्टैट्स की फॉर्म में हो गए। नॉन कंक्लूसिव, इट डज नॉट गिव अ फाइनल आंसर सोल्यूशन। तो ये क्या होता है, कोई फाइनल आप वर्डिक्ट पर नहीं लेके आता, कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं देता, बट रादर ये सजेस्ट करता है कि सजेस्ट डायरेक्शन फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए और ज़्यादा उसके लिए ये करते हैं सजेस्ट। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट हेल्प्स इन बिल्डिंग और शेपिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या कहता है, ये हेल्प करता है कि बिल्डिंग में या फिर शेप करने में रिसर्च हाइपोथेसिस को। इसके लिए हो गया ये। स्मॉल सैम्पल साइज हो गया नेक्स्ट पॉइंट। तो ऑफ्टन कंडक्टेड ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट अ लार्ज पॉपुलेशन। तो एक छोटे साइज़ के अंदर होता है, एक लार्ज पॉपुलेशन में ये नहीं होता। कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग। तो इसमें क्या होता है, सिंस इट इज क्विक एंड ओपन टेक्निक्स, जो ये होती है ये यूज़ करता है, क्विक और ओपन टेक्निक्स यूज़ करता है। तो ये जनरली जो होती है लो कॉस्ट की होती है और इसके अंदर टाइम भी काफ़ी सारा सेव हो जाता है। अब बात करते हैं मेथड्स यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो सबसे पहले है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या आएगा ये देखते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू हो गए, बुक्स हो गई, एकेडमिक्स हो गई, जर्नल, ऑनलाइन आर्टिकल्स का स्टडी किया जाता है। तो ये बताता है कि अब तक क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिसर्च इंटरव्यूज़। और रिसर्च इंटरव्यूज़ क्या होते हैं इसके अंदर, एक्सपर्ट इंटरव्यूज़। तो एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से 1-on-1 इंटरव्यूज़ हम कर रहे हैं। तो दैट इज़ हमारा हो गया डिस्कशन कर रहे हैं एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से। तो ये हो गया।
तो इसके अंदर रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव मिलती है और हमें डीप नॉलेज मिलती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर देखें तो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट से पूछना कि जो मार्केट में नए ट्रेंड्स क्या क्या हैं मार्केट में, ठीक है, तो दैट इज़ का एक एग्जांपल ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट है इसके अंदर फोकस ग्रुप डिस्कशंस। तो 6 से लाइक सपोज करते हैं 6 से 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। एक मॉडरेटर डिस्कशन को गाइड करता है और लोगों के विचार हो गए, लोगों के व्यूज़, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स समझने का यूज़ होता है इसके अंदर कि उनका ग्रुप ऑफ ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, बिलीव समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ क्या होता है, किसी भी पर्सन हो गया, कंपनी हो गई, या किसी भी सिचुएशन पर डिटेल स्टडी करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में हम डिटेल स्टडी करेंगे, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डीपली समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उनको डीपली हमें समझना है तो बेस्ट सोल्यूशन इसका हो सकता है केस स्टडीज़। अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो लोगों का बिहेवियर बिना इंटरफेयर किए ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये रियल एक्शन को देखना, ना कि सिर्फ उनका बोला हुआ। तो बेसिकली इसका एग्जांपल अगर देखें, मॉल में कस्टमर्स का देखना कि वो कौन सी शेल्फ में ज़्यादा प्रोडक्ट उठाते हैं, तो एक ये ऑब्जर्वेशन हो गई इसके अंदर। तो ये अंडरस्टैंड करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में रियल एक्शंस रादर देन रिपोर्टेड बिहेवियर, ठीक है। तो आपको सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है, फर्स्ट तो हमने देख लिया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। अब सेकंड हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है, इसका गोल होता है डिस्क्राइब करना कि किसी चीज़ का स्टेटस हो गया, कंडीशन हो गया, कि पैटर्न हो गई, तो ये सब डिसाइड करना। तो ये बताता है व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, रादर देन व्हाई इज़ हैपनिंग। अब कोई चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, वो नहीं बताता है इतना, जितना ये बताता है कि क्या रहा है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। तो ये व्हाट क्वेश्चंस के आंसर देता है, लेकिन व्हाई के नहीं देता। तो इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड क्वांटिटेटिव देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और क्वांटिटेटिव है कंपेयर टू एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। तो पर्पस हो गए टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, बट नॉट वाई। तो बेसिकली वाई के अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं, मेनली वर्ड क्वेश्चन एंड व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। और उसके अंदर होता है फैक्चुअल डेटा फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करना हो गया इसके अंदर एक और मेजर इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ समथिंग, और प्रेजेंट कंडीशन या ट्रेंड के लिए डिटेल्ड कोई प्रोफाइल देना। तो दैट इज उसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ अ ग्रुप, इवेंट और ट्रेंड। स्पेसिफिक पॉपुलेशन या इवेंट को डिफाइन करना हो गया एक तरीके से इसका। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो पहला सा एग्जांपल देखें तो ये क्या रहता है, सर्वे को बताए कि स्टूडेंट्स डेली कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। सेकंड हो गया रिपोर्ट जो मोबाइल यूजर्स की एज जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल फ़ोन यूजर्स बताए। उसके बाद थर्ड हो गया स्टडी और एनालाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग अक्रॉस डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स। स्टडी जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग कंपेयर करे अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड्स। तो ये हो गया उसके अंदर। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर एंड प्री प्लान। तो उसके अंदर क्या होता है, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स यूज़ होते हैं। हर पार्टिसिपेंट से सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हर पार्टिसिपेंट से सेम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सर्वे फॉर्म जिसने सबको सेम क्वेश्चंस दिए हों। तो दैट इज स्ट्रक्चर एंड प्री प्लान। अब नेक्स्ट इसका है क्वान्टिटेटिव इन नेचर। तो क्वान्टिटेटिव नेचर का क्या मतलब हुआ, डेटा नंबर्स में होता है, जैसे एवरेजेस हो गया, परसेंटेज, स्कोर्स वगैरह, ये सब इसके ना नंबर फॉर्म के अंदर होता है। अब लार्जर सैम्पल साइज़ का क्या मतलब हुआ, ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि रिजल्ट जो हो सके वो जनरल हो सके। ऐसे नहीं उसको छोटे, जब कम डेटा हम कम लोगों से करते हैं तो हो सकता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्यूरेट इतनी ना मिले फॉर लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्जर सैम्पल साइज रखते हैं अपना। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स, स्टैट्स, टेस्ट का सबका इसके अंदर यूज़ होता है। फिफ्थ पॉइंट हो गया रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। तो रियल वर्ल्ड रेलेवेंस क्या होती है वो देखते हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिजनेस हो गया, सोसाइटी हो गया या गवर्नमेंट डिसीजंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ आपका रियल वर्ल्ड रेलेवेंस हो गया उसके अंदर। अब मेथड्स यूज़ देखें तो मेथड इसके अंदर 3 है। सर्वेज हो गया, जैसे क्वेश्चन के थ्रू डाटा कलेक्ट करना हो गया, तो दैट इज थ्रू सर्वेज। ऑब्जर्वेशन देखें, लोगों के बिहेवियर इवेंट को रिकॉर्ड करना, दैट इज़ आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई।
और केस स्टडी हो गई किसी भी एक छोटी पॉपुलेशन के डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको इंसाइट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये आपके थे पूरे मेथड्स यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन जो है एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर खुद से किसी वेरिएबल को चेंज करता है या कंट्रोल करता है या उसको मैनिपुलेट करता है और देखता है कि उसे दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली रिसर्च एक्सपेरिमेंट रिसर्च सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच है जो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। द रिसर्च एक्टिवली मैनिपुलेट्स वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है इसके अंदर, अगर तो ये देखने के लिए कि उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली इसे आइडेंटिफाई करते हैं क्या कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है उनके बीच का। गोल ये होता है हाउ चेंजेस इन वन फैक्टर कॉज चेंज इन अदर। अगर एक वेरिएबल चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो अगर आपको देखना है कि न्यू टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेटर होता है या नहीं, तो पहले आप मेथड लगाएंगे ये आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स का टेस्ट को देखेंगे। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इसका एक एग्जांपल है जो हम देख सकते हैं इसके अंदर। अब यही एग्जांपल है इसका। और अब इसके बारे में बात करते हैं इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स अगर देखें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस। तो सबसे पहला टाइप इसके अंदर है प्री एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। तो ये सबसे बेसिक और कम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें ना कंट्रोल ग्रुप होते हैं और प्रॉपर रैंडमाइजेशन के साथ सिर्फ एक आइडिया मिलता है कि ट्रीटमेंट का कुछ इफेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो ये सबसे सिंपल और लीस्ट रिगोरस है। तो इसमें ठीक है सबसे ये है। उसके बाद ये लैक करता है की कंट्रोल, एक रैंडम असाइनमेंट और कंट्रोल। तो ये सब चीज़ों में सबकी कमी है। तो मेनली यूज़ होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन के लिए टू गेट अ रफ आइडिया पॉसिबल इफेक्ट्स, और रिजल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। तो रिजल्ट्स हो सकता है कई बार काफ़ी रिलायबल ना हो इसके अंदर। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स के बारे में। तो कॉमन टाइप्स के अंदर इसके अंदर क्या आ गया कि बहुत बेसिक और प्रीलिमिनरी लेवल का एक्सपेरिमेंट होता है। नहीं, इसके अंदर कॉमन टाइप तो ये बेसिकली ओवरऑल जो है काफ़ी बेसिक और प्रीलिमिनरी लेवल के एक्सपेरिमेंट होता है इसके अंदर। तो इसके कॉमन टाइप्स हो गए वन शॉट केस स्टडी। तो वन शॉट केस स्टडी हो गया, जैसे हो गया इसका फॉर्मेट हो गया ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। तो फॉर्मेट इसका ये ट्रीटमेंट हो पहले, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन हम करें। तो इसमें सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो ट्रीटमेंट देके रिजल्ट उसका देखते हैं क्या होता है। तो ना कोई पहले का डेटा होता है ना कोई कंपैरिजन ग्रुप होता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कोई पहले हम कोई डेटा हमने दिया हुआ उससे कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। अब एग्जांपल देखें तो एक कंपनी अगर एक बार ट्रेनिंग सेशन करती है तो फिर देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी, लेकिन ये नहीं देखा गया कि ट्रेनिंग से पहले उनकी क्या लेवल था और ट्रेनिंग के बाद उनका क्या लेवल हो जाएगा। तो फिर ये इसका एक एग्जांपल बन सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले प्री टेस्ट होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर पोस्ट टेस्ट होता है। तो इसमें एक ही ग्रुप को पहले टेस्ट करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट देते हैं उनको, फिर दोबारा से उसको टेस्ट करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट्स दिखाता है कि पहले हम कहाँ थे, उसके बाद हमने जब ट्रीटमेंट लिया तब हमने थोड़ा डेवलप किया, उसके बाद जो टेस्ट हुआ तो तब हम कहाँ पहुँचे। पहले हमने जो बिना ट्रीटमेंट से पहले जो थे और ट्रीटमेंट के बाद हम कहाँ तक पहुँचे ये बताता है। तो एग्जांपल अगर देखें तो एक कंपनी अगर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है तो उनकी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग से बाद में दोनों कंपेयर करती है। लेकिन अगर दूसरे सिमिलर एम्प्लॉयज़ बिना ट्रेनिंग के भी इम्प्रूव हो जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ट्रेनिंग वहीं से इम्प्रूव हुआ है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। अब बात करते हैं 2.2 के बारे में इसका, दैट इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब ये क्या होता है, ये रिसर्च डिज़ाइन सबसे रिलायबल माना जाता है, ठीक है। इट इज़ हाईली रिलायबल, कंसिडर एज अ गोल्डन स्टैंडर्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। गोल्डन स्टैंडर्ड कहा जाता है क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्यूरेटली इस्टेब्लिश करता है।
तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन किया जाता है 2 या ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो यूजुअली इन एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, तो दैट इज़ यूजुअली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हो गए तो जिसे ट्रीटमेंट मिलता है, और जो कंट्रोल ग्रुप्स हो गए जिसे या तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता या फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। तो दैट इज़ इसका भी हो गया हैज़ अ कंट्रोल ग्रुप बट दैट डज नॉट रिसीव ट्रीटमेंट और रिसीव सच या सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो गया। allows the researcher to control extraneous variables and isolate the effects of the independent variable। तो रिसर्चर को अलाउ करता है कंट्रोल करना एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एंड आइसोलेट करना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। सूटेबल फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। अब इसके कॉमन टाइप्स अगर हम देखें तो कॉमन टाइप्स के अंदर सबसे पहले है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो बेसिकली इसके अंदर मोटी ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक रैंडम असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ग्रुप ए का ट्रीटमेंट हुआ, ग्रुप बी का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। तो ठीक है, तो इसमें पहले रैंडम असाइनमेंट होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है सिर्फ एक ग्रुप को, और फाइनली दोनों ग्रुप्स को मेजर किया जाता है। तो उसमें प्री टेस्ट नहीं लिया जाता। ओके, रैंडम असाइनमेंट देंगे, ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद पोस्ट टेस्ट हो गया। तो इसके अंदर अगर अभी इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका हो सकता है आप अगर रैंडमली 40 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, और ग्रुप ए को नए मेथड से पढ़ाया जाए और ग्रुप बी को वही पुराने मेथड से कुछ भी जो पढ़ाते हैं, तो फिर दोनों का टेस्ट होता है। तो रिजल्ट्स कंपेयर करके देखा जाता है कि नए मेथड से क्या फ़र्क आया, ठीक है। तो एक इसका ये एग्जाम्पल हो गया। अब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एक रैंडम असाइनमेंट होता है, देन प्री टेस्ट होता है, देन ट्रीटमेंट होता है, फिर पोस्ट टेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों ग्रुप्स का पहले प्री टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एक ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता, फिर दोबारा टेस्ट होता है। तो ये डिज़ाइन और भी एक्यूरेट होता है क्योंकि चेंजेस को कंपेयर करने के लिए बेसलाइन डेटा होता है जो प्री टेस्ट है। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊँ आपको, तो दैट इज दोनों ग्रुप्स का पहले नॉलेज टेस्ट होता है, ठीक है। फिर ग्रुप ए को नए मेथड से पढ़ा के दोबारा टेस्ट होता है, और जो ग्रुप बी है वो नॉर्मल मेथड से पढ़ा कर दोबारा टेस्ट होता है उसका वही। कि पहले और बाद के जो रिजल्ट्स हैं दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो दैट इज़ आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। अब बात करते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है। तो ये डिज़ाइन दोनों जो ऊपर के डिज़ाइन है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कंबाइंड अवर डिज़ाइन टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ प्री टेस्टिंग। तो प्री टेस्टिंग के इफेक्ट हैं उसको कंट्रोल करना। तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें 4 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप्स को प्री टेस्ट दिया जाता है, 2 ग्रुप्स को नहीं देते हैं। तो 2 ग्रुप्स को प्री टेस्ट दिया जाता है, 2 को नहीं दिया जाता। ये टेस्ट करने के लिए टू टेस्ट फॉर ट्रीटमेंट इफेक्ट्स एंड प्री टेस्ट रिजल्ट्स। तो इसका मेन एम होता है देखना प्री टेस्ट का खुद का कोई इफेक्ट तो नहीं आ गया इस पर, इस रिजल्ट में। तो इसका वही है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके लिए रैंडमली डिवाइड स्टूडेंट्स इन 2 ग्रुप्स, 1 ग्रुप लर्न्स विद अ न्यू मेथड, द अदर विद अ ट्रेडिशनल मेथड, कंपेयर देयर टेस्ट स्कोर्स। एग्जाम्पल के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे समझ आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। अब इसका 2.3 इसका देखें तो दैट इज़ कासी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, जब रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती, जैसे स्कूल ऑफिस सिटीज़ में रियल लाइफ कंडीशंस हो गई, तो हम कासी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो ये ट्राई करता है ट्रू एक्सपेरिमेंट जैसे सेटअप बनाते हैं, बट प्योर कंट्रोल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जैसे इसके बारे में और बात करें तो पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन नहीं किया जाता है इसके अंदर। पार्टिसिपेंट होते हैं वो रैंडमली असाइन नहीं होते, नेचुरली एग्जिस्टिंग ग्रुप्स का यूज़ होता है। तो स्टिल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स के बारे में। तो कॉमन टाइप्स इसके अंदर क्या हो गया, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट जैसा ही होता है, बस ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, रैंडम नहीं होते। और देन इसको क्या होता है, कंपेयर किया जाता है एक ग्रुप जिसे ट्रीटमेंट मिला है और एक ग्रुप जिसे ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो दैट इज़ आपका नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन हो गया। अब नेक्स्ट इसको हो गया टाइम सीरीज डिज़ाइन। तो इसमें एक ही ग्रुप का मल्टीपल टाइम्स डाटा लिया जाता है ट्रीटमेंट्स के पहले और ट्रीटमेंट के बाद। तो ये चेंजेस के पैटर्न को देखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दैट इज़ आपका टाइम सीरीज डिज़ाइन हो गया। तो गाइस अब बात करते हैं स्टेप्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, जो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं इसके बारे में। तो पहला स्टेप इसके अंदर है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम का मतलब है शुरुआत में जो प्रॉब्लम है या टॉपिक है या जो चीज़ें अनक्लियर होती हैं, ठीक है। तो द रिसर्चर जो होता है वो पिन पॉइंट करता है जो इशू होता है, जो इन सब में दिक्कत होती है उसको निकालता है
और जिसमें रिसर्चर ये समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में क्या इशू है जो एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल देखें तो एक कंपनी की सेल्स कम हो रही है बट रीज़न क्लियर नहीं है। क्वालिटी इसका रीज़न है, प्राइसिंग है, प्रमोशन है, जो भी इसका रीज़न है वो कभी तक क्लियर नहीं है। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई के बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, रिसर्चर जो है वो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हो गई, जर्नल्स, बुक्स और ऑनलाइन सोर्सेज को पढ़ के समझता है कि पहले रिसर्च हो चुकी है इस चीज़ के बारे में या फिर अभी तक क्या नई स्टडी हुआ। तो ये सब चीज़ें वो देखता है कि अभी तक क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि पिछली रिपोर्ट्स देखना कि वाई कस्टमर्स स्टॉप बाइंग फ्रॉम अ ब्रांड। अब ठीक है, तो वही है रिव्यू करना पास्ट स्टडीज़ को ऑन कस्टमर बाइंग बिहेवियर, जो कस्टमर का बिहेवियर है टू फाइंड आउट द मिसिंग इनसाइट्स। उसको तो क्या फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस ऑन रिसर्च क्वेश्चंस। तो इसका मतलब होता है अब तक जो समझ में आया है तो उसके बेस पर एक टेंटेटिव मतलब एक हाइपोथेसिस करना या फिर कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फाइनल नहीं होते बट रिसर्च को डायरेक्शन देते हैं। दीज आर नॉट फाइनल बट गाइड द रिसर्च। जैसे एग्जांपल इसका अंदर हो गया, शायद कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो इसलिए क्या पता सेल्स कम हो। तो एक हाइपोथेसिस के अंदर ये हो गया कि लैक ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस इज कॉजिंग लो सेल्स। नेक्स्ट हो गया सिलेक्टिंग रिसर्च मेथड्स। तो अब डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा डाटा कलेक्ट करने के लिए। या तो एक्सपर्ट रिव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, फोकस ग्रुप डिस्कशंस होंगे, केस स्टडी ऑब्जर्वेशन में से कौन सा मेथड चूज़ होगा। नेक्स्ट हो गया कलेक्टिंग डेटा। अब कलेक्टिंग डेटा का मतलब है डेटा मोस्टली क्वालिटेटिव होता है, मतलब क्वालिटी बेस्ड हो गया, जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए जो टूल्स होते हैं वो होते हैं ग्रुप डिस्कशन, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, ये सब होते हैं। अब नेक्स्ट हो गया आपका स्टेप है एनालाइजिंग डेटा। तो अब कलेक्टेड डेटा को एनालाइज किया जाता है, जैसे कॉमन पैटर्न्स मिले हैं उसके अंदर, लोग क्या क्या बार बार देख रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है। तो मोस्टली थीमेटिक एनालिसिस होता है इसके अंदर, रिस्पॉन्स को कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हम, कई कस्टमर्स कह रहे हैं कि उनको प्रोडक्ट के फीचर्स के नॉलेज ही नहीं है। तो ये किसका ये हो गया कि एक सेक्शन का कस्टमर्स का उनको नॉलेज ही नहीं है, जो कि रीज़न यही है कि वो बाइंग नहीं कर रहे उसके चक्कर में। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइनल पॉइंट इसका है ड्राइंग कंक्लूजन एंड सजेशंस। तो एनालिसिस के बेसिस पर रिसर्चर जो है प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करता है। तो ये सजेस्ट करता है कि आगे क्या और स्टडी करनी चाहिए, नए हाइपोथेसिस हो गए या नए सोल्यूशंस हो गए वो प्रपोज करता है। अब इसके अंदर क्यों एग्जांपल्स अगर इसके देखें तो एग्जांपल इस पॉइंट का बनेगा, जैसे कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये सोल्यूशन हो सकता है कि जो कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना। तो गाइस आपका यही था आपका यूनिट 2 के अंदर का, और ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 पढ़ेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।